अक्षय कश्यप और आज हम लोग का पावर शेडिंग का तीसरा लेक्चर है और इस लेक्चर में हम लोग दो टॉपिक कवर करने वाले हैं। पहला जो टॉपिक होगा वो क्वेश्चंस है, बुक में दिए हुए हैं क्वेश्चंस के तहत जो लिखा हुआ है बोर्ड पे, और जो दूसरा टॉपिक होगा वो फॉर्म्स ऑफ पावर शेडिंग होगा। तो चलिए हम लोग पहले टॉपिक को देखते हैं। पहला टॉपिक है व्हाई पावर शेडिंग इज डिजायरेबल, मतलब पावर शेडिंग क्यों, कैसे सही है, क्यों जरूरी है, कैसे सही है। तो उसका दो रीजन दिए हुए हैं बुक में। तो पहला जो रीजन है कि पावर शेयरिंग इसलिए अच्छा है बिकॉज इट रिड्यूसेस द कंफ्लिक्ट, सोशल कंफ्लिक्ट को रिड्यूस करता है। जैसा कि हम लोग लास्ट लेक्चर में पढ़े थे कि श्रीलंका में मेजोरिटी अपने विल को माइनॉरिटी पे थोपता था, जिसके कारण वहां सोशल कंफ्लिक्ट हुआ। सोशल कंफ्लिक्ट वहां वायलेंस का रूप ले लिया, जिससे वहां पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी हुआ। तो अगर सोशल कंफ्लिक्ट ही नहीं हो तो वायलेंस नहीं होगा, और वायलेंस नहीं होगा तो पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी नहीं होगा। तो जो पावर शेयरिंग है कहीं ना कहीं पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी को कम करता है, खत्म करता है। अगर पावर शेयर्ड हो जाए, मान लीजिए वहां पे जो दो कम्युनिटी था, एक कम्युनिटी क्यों वहां पे अगेंस्ट में था, क्योंकि उसको पावर नहीं मिल रहा था, वो गवर्नमेंट का पार्ट नहीं अपने आप को समझ रहा था, इसलिए वो वहां विरोध करने लगा। अगर उसको भी पावर मिल जाए तो अपने आप को गवर्नमेंट का हिस्सा समझने लगेगा, तो वो क्यों विरोध करेगा। तो यही जरूरी है, अगर पावर शेयर हो जाता है तो सोशल कंफ्लिक्ट नहीं होता है, सोशल कंफ्लिक्ट नहीं होगा तो वायलेंस नहीं होगा, और वायलेंस नहीं होगा तो पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी नहीं होगा। दूसरा चीज क्या है कि हम लोग मानते हैं कि हम लोग जो मेजोरिटी का जो हम लोग विल थोपते हैं माइनॉरिटी पे, यह शॉर्ट टर्म में अट्रैक्टिव लगता है, बट अगर लॉन्ग टर्म में देखा जाए तो एक कंट्री का जो यूनिटी है उसको कहीं ना कहीं घात पहुंचाता है। जो मेजोरिटी कम्युनिटी का जो भी अगर हम माइनॉरिटी पे थोपते हैं तो लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म में तो आपको अच्छा लगेगा, अट्रैक्टिव लगेगा, बेनिफिशियल लगेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में कहीं ना कहीं कंट्री के यूनिटी के लिए सही नहीं है। उसके बाद क्या है टायरनी। टायरनी क्या होता है? टायरनी का मतलब होता है तानाशाही। तानाशाही मतलब अगर आप मेजोरिटी है तो तानाशाही सिर्फ माइनॉरिटी को ही हार्म नहीं करता है, यह मेजोरिटी पीपल को ही हार्म करता है। कैसे? मान लीजिए कोई तानाशाह होगा, या कोई मान लीजिए गवर्न करने वाला आदमी है, मेजोरिटी का ही आदमी है, तो जो पूरा मेजोरिटी लोग है वो पूरा लोग तो गवर्नमेंट का पार्ट नहीं होगा, कुछ लोग ही गवर्नमेंट का पार्ट होगा। और वहां पे मेजोरिटी कि कुछ लोग वहां पे हैंडल अगर कर रहे हैं गवर्नमेंट को, तो वो सिर्फ अपने बेनिफिट्स के बारे में सोचेंगे, तो माइनॉरिटी तो अफेक्ट होगा ही, उसके साथ साथ वहां का जो मेजोरिटी पीपल है जो गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, जो निचले तबके के लोग हैं, वो लोग भी अफेक्ट होते हैं तानाशाही से। दूसरा रीजन है कि पावर शेयरिंग इज अ स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी। हम शॉर्ट में लिखे हुए हैं पीएस, जो इसको पावर शेयरिंग समझिए। तो पावर शेयरिंग इज अ स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, और इसमें क्या कहा गया, जो पावर शेयरिंग होता है वो डेमोक्रेसी का आत्मा होता है, स्पिरिट होता है। और डेमोक्रेटिक रूल जो है, जो भी डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेट करता है, तो जो एक अच्छा डेमोक्रेसी होता है उसमें क्या होता है कि वहां राइट होता है अपने जो भी वहां उसके लोग हैं उसको पता करने के अपने डेमोक्रेसी के बारे में कि हम कैसे गवर्न हो रहे हैं, कैसे हमको गवर्न किया जा रहा है। और उनको कहीं ना कहीं एक पावर भी होता है कि वो अपने डेमोक्रेसी में, अपने गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट करें, वेरियस टाइप से वहां पे वो पार्टिसिपेट करें। ये जो है दूसरे रीजन को मोरल वैल्यू के रूप में लिया गया है। जो मोरल वैल्यू क्या है, यह बताता है कि पावर शेयरिंग कीजिए, पावर शेयरिंग करने से भविष्य में बेनिफिशियल होगा, पावर शेयरिंग आने वाले समय में आपके लिए बेनिफिशियल होगा। लेकिन इसको प्रूडेंटियल वैल्यू माना गया है। प्रूडेंटियल वैल्यू क्या होता है? क्यों प्रूडेंटियल मतलब होता है कैलकुलेशन बेस्ड, कैलकुलेशन होता है एक टाइप का, बेस्ड किया जाता है गेन और लॉस पे। प्रूडेंटियल वैल्यू क्या होता है? आपको कहता है कि पावर शेयरिंग, जैसे यहाँ पे कैलकुलेशन किस चीज पे हुआ, सोशल कन्फ्लिक्ट्स पे हुआ, ये सही माना जाता है, इसलिए इसको प्रूडेंटियल कहा गया। और प्रूडेंटियल क्या बताता है कि पावर शेयरिंग सही होता है, बेनिफिशियल होता है, कीजिए। और ये मोरल वैल्यू क्या है? कहता है, जोर देता है कि करना चाहिए, और एक कहता है कि होता है, और इसमें मोरल वैल्यू बताया जाता है कि जोर देता है, और ये कहता है, डायरेक्ट कहता है कि ये सही है, और ये जोर देता है कि आप कीजिए। चलिए हम लोग दूसरे टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हैं। फॉर्म्स ऑफ जो पावर शेयरिंग है, फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग का आइडिया कहां से आया?
फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग का जो आइडिया है स्टार्ट हुआ किसके अगेंस्ट में, किसके अपोजिशन में स्टार्ट हुआ, अनडिवाइडेड पॉलिटिकल पावर के अगेंस्ट में इसका शुरुआत हुआ। पहले ऐसा माना जाता था कि अगर हम लोग पावर को डिफरेंट लोगों के बीच में बांट देंगे तो फैसला लेने में कठिनाइयां होंगी, स्ट्रिक्ट फैसला नहीं लिया जाएगा। लेकिन समय के साथ साथ ये सब चीज बदलता गया और हम लोग आज बहुत सारे वर्ल्ड के बहुत सारे कंट्री डेमोक्रेटिक रूल से चलते हैं और डेमोक्रेसी के लोग एडॉप्ट करने लगे। एक अच्छे डेमोक्रेसी में क्या होनी चाहिए, रिस्पेक्ट सभी ग्रुप को दिया जाना चाहिए, जो भी वहां ग्रुप बिलोंग करता है सब ग्रुप को रिस्पेक्ट देना चाहिए और सभी के पास राइट होना चाहिए किसी भी मुद्दा पे बोलने का, किसी भी गवर्नमेंट पॉलिसीज पे अपना आवाज उठाने का राइट होना चाहिए। तो जो फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट है डिफरेंट टाइप से उसको अलग अलग ग्रुप में शेयर किया गया है। तो जो हम लोग पहला हम लोग पढ़ेंगे पावर शेयरिंग बेस्ड ऑन ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। तो चलिए हम लोग देखते हैं पावर शेयरिंग बेस्ड ऑन ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। चलिए देखते हैं पावर शेयरिंग अमंग डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट। डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट कौन कौन से हैं, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशियरी। तीन हमारे पास ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट हैं। डेमोक्रेसी में हम लोग पढ़े थे लास्ट 9th क्लास में ये ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट के बारे में, जिसमें तीन ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट थे, एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव एंड जुडिशियरी। तो ये तीनों को हम पहले जो हम लोग पावर शेयर करते हैं ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट में, इसको हम लोग हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग कहते हैं। ऐसा क्यों कहते हैं हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग? हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग मतलब हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग क्यों कहते हैं? बिकॉज सेम प्लेस पे डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट डिफरेंट पावर को एक्सरसाइज करते हैं। जैसे मान लीजिए यहीं पे एग्जीक्यूटिव होगा, यहीं पे लेजिस्लेटिव होगा, यहीं पे जुडिशियरी होगा। डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट हैं लेकिन इनका डिफरेंट पावर्स मिलेगा और डिफरेंट पावर्स को यहीं से एक्सरसाइज करेंगे। चलिए जो पहला जो पॉइंट है, इनके बीच में इस टाइप से सेपरेशन किया जाता है पावर्स का कि कोई भी एक दूसरा किसी अनलिमिटेड पावर का इस्तेमाल न कर सके। उसका सेपरेशन इस प्रकार से होता है कि कोई भी दूसरा, जैसे मान लीजिए एग्जीक्यूटिव है तो फायदा नहीं, ज्यादा कोई अपना अनलिमिटेड पावर इस्तेमाल ना कर ले, अपना इस पे लेजिस्लेचर पे नहीं थोप दे, लेजिस्लेचर अनलिमिटेड पावर इस्तेमाल ना कर ले। तो तीनों का सेम पैरेलल एक ही जगह पे इस्तेमाल होता है। ऐसा सेपरेशन किया जाता है कि कोई जो है अनलिमिटेड पावर का इस्तेमाल न कर सके। इन तीनों में से सब एक दूसरे को चेक कर सकते हैं। जैसे एग्जीक्यूटिव चेक कर सकता है लेजिस्लेटिव और जुडिशियरी को, जुडिशियरी चेक करता है लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव को, उसी टाइप से लेजिस्लेचर चेक कर सकता है एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी को। इसका रिजल्ट क्या होता है? ये जो पावर शेयरिंग है यह बैलेंसिंग के रूप में काम करता है डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस के बीच में। जो इस टाइप का पावर शेयरिंग होगा ऑर्गन्स के बीच में गवर्नमेंट के, एक बैलेंस क्रिएट करेगा डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस के बीच में। जैसे एक एग्जांपल देते हैं, जज जो होते हैं हमारे यहाँ, जज अपॉइंट होते हैं एग्जीक्यूटिव के द्वारा, लेकिन वो एग्जीक्यूटिव को भी चेक कर सकते हैं और लेजिस्लेचर को भी चेक कर सकते हैं। जज जो होते हैं अपॉइंट होते हैं किसके द्वारा? जज अपॉइंट होते हैं एग्जीक्यूटिव के द्वारा, लेकिन वो चेक कर सकते हैं फंक्शनिंग ऑफ एग्जीक्यूटिव को। और जो लॉ बन रहा है, लेजिस्लेचर का काम क्या है? लॉ बनाना। एग्जीक्यूटिव का काम क्या है? फंक्शन करना, लॉ को लागू करवाना। तो उसके फंक्शनिंग को, एग्जीक्यूटिव के फंक्शनिंग को भी चेक कर सकते हैं और जो लॉ लेजिस्लेचर बना रहा है उसको भी जज चेक कर सकते हैं। वो तो अपॉइंट हुए एग्जीक्यूटिव के द्वारा ही, लेकिन वो उसके भी काम को कर सकते हैं। उसी टाइप से लेजिस्लेचर भी चेक कर सकता है एग्जीक्यूटिव को, जुडिशियरी भी चेक कर सकता है एग्जीक्यूटिव को और लेजिस्लेटिव को। मतलब एक दूसरे को सब आपस में चेक कर सकते हैं, जिसके तहत क्या होता है कि कोई अनलिमिटेड पावर का इस्तेमाल नहीं करता है और आपस में तालमेल बैठा रहता है। इसलिए इस जो पावर शेयरिंग का जो डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट में जो पावर शेयरिंग किया गया है, इसको चेक एंड बैलेंस पावर शेयरिंग कहा जाता है, क्योंकि सब एक दूसरे को चेक करके बैलेंस बनाए रहते हैं, इसलिए इसको चेक एंड बैलेंस कहा जाता है। दूसरा जो हम लोग का डिवीजन है वो है अमंग द डिफरेंट लेवल्स ऑफ द गवर्नमेंट। दूसरा जो हम लोग का क्या है, डिफरेंट लेवल ऑफ द गवर्नमेंट पे पावर का जो शेयरिंग होता है, इस शेयरिंग को हम लोग वर्टिकल पावर शेयरिंग भी कहते हैं। इसको हम लोग वर्टिकल पावर शेयरिंग कहते हैं। इस पावर शेयरिंग में क्या होता है कि एक जो होता है, एक गवर्नमेंट होता है जो पूरे इंटायर नेशन के लिए होता है।
इंटायर नेशन के लिए जो होता है एक गवर्नमेंट होता है इंटायर नेशन के लिए, और दूसरा जो गवर्नमेंट होता है लोकल लेवल पे होता है। तो इस हमारे देश की अगर हम बात करें तो जो एक कंट्री लेवल पे जो गवर्नमेंट है उसको हम लोग कहते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट कहते हैं, और जगह पे इसको दूसरे कंट्री में फेडरल गवर्नमेंट कहा जाता है। और दूसरा जो होता है स्टेट गवर्नमेंट, जो होता है स्टेट गवर्नमेंट, वो निचले लेवल पे जो होता है। बहुत सारे कंट्री में स्टेट गवर्नमेंट नहीं होता है, लेकिन हमारे यहाँ होता है स्टेट गवर्नमेंट। और इसके नीचे भी इसी प्रकार से बांटा गया है म्यूनिसिपल। हमारे हम अपने देश की बात करें तो म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन और पंचायत लेवल। तो क्या है, पहला ऊपर हो गया फेडरल गवर्नमेंट, उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट, उसके बाद म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, पंचायत लेवल। तो एक वर्टिकल रूप से काम कर रहा है, इसलिए इसको हम लोग वर्टिकल पावर शेयरिंग कहते हैं। और ये फेडरल भी कहा जाता है, फेडरल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट भी इसको कहा जाता है। चलिए हम लोग जो तीसरा जो डिवीजन है, तीसरा डिवीजन किया जाता है एमॉन्ग डिफरेंट सोशल ग्रुप। मतलब डिफरेंट सोशल ग्रुप में जो डिवीजन होता है पावर शेयरिंग का, वो तीसरा लेवल में हम लोग को पढ़ना है। इसका सबसे अच्छा जो एग्जांपल है हम लोग पढ़ चुके हैं बेल्जियम में, जो हम लोग पढ़े थे कम्युनिटी गवर्नमेंट। कम्युनिटी गवर्नमेंट जो है इसका बेस्ट अरेंजमेंट है। इसलिए इसका जो सोशल जो ग्रुप में जो इसका हम लोग पावर शेयरिंग का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, उसका जो बेस्ट एग्जांपल है कम्युनिटी गवर्नमेंट, जो हम लोग कहाँ पढ़े थे, बेल्जियम में पढ़े थे। लास्ट लेक्चर में बेल्जियम में हम लोग पढ़ चुके हैं। इसके तहत क्या होता है कि जो भी मान लीजिए लीगल रूप में भी बहुत सारे कंट्रीज में इकोनॉमिकली वीकर जो सोसाइटी है, वीकर जो सेक्शन है, वीकर सोसाइटी या वुमेन को रिप्रेजेंटेशन बढ़ाने के लिए लीगल रूप से अरेंजमेंट किया जाता है। इसी के तहत हमारे यहाँ जो हम लोग लास्ट क्लास में पढ़े थे, जो कुछ जो सीटें हैं वो रिजर्व किया गया है शेड्यूल ट्राइब्स और शेड्यूल कास्ट के लिए, वो इसी के तहत है क्योंकि उनको भी उनका रिप्रेजेंटेशन भी हो अपने गवर्नमेंट में, एससीज का और एसटीज का, क्योंकि वो अपने आप को गवर्नमेंट से अलग न समझे, उनका रिप्रेजेंटेशन हो। इसके लिए इसी के तहत अपने यहाँ भी सीटें रिजर्व की गई है। इसका जो इस्तेमाल होता है माइनॉरिटी लोगों को पावर देने के लिए, हम लोग कम्युनिटी गवर्नमेंट का जो इस्तेमाल होता है हम लोग करते हैं, कम्युनिटी गवर्नमेंट का इस्तेमाल हम लोग करते हैं माइनॉरिटी लोगों को पावर देने के लिए, रिप्रेजेंटेशन उन लोगों का बढ़ाने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। समझ गए? जो कम्युनिटी गवर्नमेंट जो था बेल्जियम में, इसका बेस्ट एग्जांपल था। जो हमारे यहाँ जो एससी और एसटी लोगों के लिए जो सीटें रिजर्व की जाती है, वो भी इसी के तहत होता है। तो सोसाइटी जो एक सोशल ग्रुप है जो पिछड़ चुका है किसी न किसी वजह से, उसको आगे लाने के लिए, उसका लेजिस्लेचर में रिप्रेजेंटेशन बढ़ाने के लिए कुछ सीटें रिजर्व किया जाता है। और यहाँ पे जो सोसाइटी अदर कंट्रीज में लीगल जैसे कानून बना दिया गया वुमेन और पिछड़ों लोगों के लिए, पिछड़े जो है आर्थिक रूप से पिछड़े हैं, किसी रूप से जो पिछड़े हैं आर्थिक सामाजिक रूप से, महिलाएं हो गई, उनके रिप्रेजेंटेशन के लिए कानून बना दिया गया और वो लोग इसी के तहत आगे बढ़ते हैं। जो चौथा हम लोग का जो डिवीजन है, चौथा डिवीजन चलिए हम लोग, चौथा जो डिवीजन होगा हम लोगों का पॉलिटिकल पार्टीज, प्रेशर ग्रुप एंड मूवमेंट्स के बीच में होगा। डेमोक्रेसी में क्या है कि लोगों को राइट है अपने प्रतिनिधि को चुनने का, ऐसा नहीं है कि एक ही प्रतिनिधि होगा, जिसके तहत क्या है कि डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी चुनाव कंटेस्ट करती है
कॉन्टेस्ट इलेक्शन जो डिफरेंट आइडियोलॉजीज के होते हैं, डिफरेंट आइडियोलॉजी के होते हैं, डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन लड़ते हैं। और इसमें क्या होता है कि कभी कभी 2 और मोर, 2 या 2 से ज्यादा पॉलिटिकल पार्टी जो हैं अलायंस करके, मतलब गठबंधन करके चुनाव लड़ते हैं। गठबंधन करके चुनाव, कंटेस्ट इलेक्शन, अगर वो जीत जाते हैं, अगर वो विन कर जाते हैं, तो जो गवर्नमेंट होता है, गवर्नमेंट में पावर शेयर होता है। हम लोग को अगले जो हम लोग का दूसरा जो चैप्टर है उसमें हम लोग विस्तृत से प्रेशर ग्रुप्स के बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो चलिए इसमें हम लोग क्या है कि जो पॉलिटिकल पार्टी के बारे में समझ गए कि जो डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टी है, डिफरेंट आइडियोलॉजीज को मानती है, इलेक्शन लड़ती है। कभी कभी क्या होता है कि 2 या 2 से ज्यादा पॉलिटिकल पार्टी गठबंधन करके चुनाव लड़ती है। अगर वह इलेक्शन जीत जाती है तो अपने में उन लोगों का पावर का डिवीजन होता है। इसमें क्या होता है कि बहुत सारे बिजनेसमैन, अदर जो सोसाइटी के लोग हैं, अदर सोसाइटी पीपल, जैसे डिफरेंट जो संगठन है, चुनाव नहीं लड़ती है लेकिन कहीं ना कहीं किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करता है, ये सब लोग भी इनडायरेक्टली या डायरेक्टली जुड़े होते हैं किसी न किसी पॉलिटिकल पार्टी से। अगर इनका पॉलिटिकल पार्टी जीत जाता है, चुनाव जीतता है, तो इनको किसी कमेटी में मेंबर बना दिया जाता है। इनको बेनिफिट्स होता है, इनके बिजनेस में बेनिफिट्स होता है। इसलिए कहीं ना कहीं डिफरेंट जो प्रेशर ग्रुप्स भी होते हैं वो किसी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़े होते हैं। ऐसा कहा नहीं जा सकता है, लेकिन कुछ लोग अगर जुड़े होते हैं तो इनडायरेक्टली रूप से इलेक्शन में भाग लेते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं। अगर उनका पार्टी जीतता है तो उनको भी बेनिफिट्स मिलता है, उनको भी पावर मिलता है। तो ये पावर शेयरिंग हुआ among the political party, pressure group and movements। इस प्रकार से ये जो चैप्टर है पावर शेयरिंग का ये आज खत्म होता है। और अगर आप लोगों को इसमें अगर कुछ कमी हो तो आप लोग कमेंट करके बताइए, तो फिर हम उस पर लेक्चर लाएंगे। और हो सके तो हम एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी आप लोगों को करवाएं। ये हम लोगों का पहला इनिशिएटिव है। हम लोगों से कुछ कमी रह गई हो तो आप बेहिचक बताइए, हम लोग अपने अगले लेक्चर में इंप्रूव करेंगे उस चीज को। अभी हम लोग सब आदमी नए हैं, हम लोग सीखने का प्रयास करेंगे कि हम लोग अपना बेस्ट से बेस्ट कैसे दें। अभी आपको हम बता दें कि फिजिक्स का लेक्चर कंटिन्यू आ रहा है चैनल पे, केमिस्ट्री भी डल रहा है, एसएसटी तो हम देख ही रहे हैं। इसके बाद हम दूसरा चैप्टर करेंगे सिविक्स का, उसके बाद हिस्ट्री पे आगे बढ़ेंगे। हो सके तो आपको ज्योग्राफी भी आने वाला है और मैथ्स भी धीरे धीरे डल ही रहा है। तो आप लोगों को 10th के लिए कहीं नहीं जाना है, 10th पूरा कवर करवाएंगे। और 9th भी हम लोग बहुत जल्द इस चैनल पे शुरू करने वाले हैं। तो चलिए आप लोग हमारे साथ विद्यार्थी यूट्यूब चैनल पे बने रहिए। धन्यवाद।